हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो 16वां वित्त आयोग है। भारत की समेकित निधि, सहायता अनुदान है और पंचायतें और नगर पालिकाएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद और केंद्र प्रायोजित योजनाएं और धन हस्तांतरण हेतु मानदंड। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की प्रमुख शर्तें और 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों टीओआर को हरी झंडी दे दी है। इस आयोग के पास 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के फार्मूले की सिफारिश करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो चलिए अब हम लोग 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की प्रमुख शर्तें क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कर आय का विभाजन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना। इसमें कर आय से राज्यों के बीच शेयरों का आवंटन शामिल है। तो चलिए अब हम लोग सहायता अनुदान के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना। इसमें विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत उस अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों में उल्लिखित उद्देश्यों से अलग उद्देश्यों के लिए राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का निर्धारण शामिल है। तो चलिए अब हम लोग स्थानीय निकायों के लिए राज्य निधि को बढ़ाना, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की पहचान करना। इसका उद्देश्य राज्य के अपने वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों को पूरक बनाना है। तो चलिए अब हम लोग आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आयोग आपदा प्रबंधन पहल से संबंधित वर्तमान वित्त पोषण संरचनाओं की समीक्षा कर सकता है। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाए गए फंड की जांच करना और सुधार या बदलाव के लिए उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना शामिल है। तो चलिए अब हम लोग वित्त आयोग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 6 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए सिफारिशें की। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य है। नोट, आइए समझते हैं। जनसंख्या 1971 पर केवल 14वें वित्त आयोग के लिए विचार किया गया था, जबकि जनसंख्या 2011 और कर और राजकोषीय प्रयास 15वें वित्त आयोग द्वारा पेश किए गए थे। आंकड़े निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रत्येक मानदंड के लिए प्रतिशत में वेटेज दर्शाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है, आइए समझते हैं। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी। आयोग ने वर्ष 2021 से 2026 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने का प्रस्ताव रखा,
जो 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-2020 के दौरान आवंटित वर्ष 2015 से 2020 के दौरान आवंटित 42% से थोड़ी कमी प्रदर्शित हुई है। इस 1% समायोजन का उद्देश्य केंद्रीय संसाधनों से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों को समायोजित करना है। तो चलिए अब हम लोग राजकोषीय घाटा एवं ऋण स्तर क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2025 से 2026 तक अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक सीमित करना है। राज्यों के लिए वर्ष 2021 से 2026 की अवधि के भीतर विभिन्न वर्षों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के प्रतिशत के रूप में विशिष्ट राजकोषीय घाटे की सीमा की सलाह दी। प्रारंभिक 4 वर्षों 2021 से 2025 में स्वीकृत उधार सीमा का पूरी तरह से उपयोग नहीं करने वाले राज्य बाद के वर्षों में शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अन्य अनुशंसाएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि रिपोर्ट में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक आधुनिकीकरण निधि MFDIS स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। मुख्य रूप से भारत के समेकित निधि और अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS सिफारिशों में वार्षिक CSS आवंटन, तीसरे पक्ष के मूल्यांकन, पारदर्शी फंडिंग पैटर्न तथा आवश्यक योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु स्थिर वित्तीय आवंटन के लिए सीमा निर्धारित करना शामिल है। निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अब TOR को मंजूरी मिलने के साथ आयोग के लिए अपने जनादेश को शुरू करने के लिए मंच तैयार हो गया है, जो भारत की संघीय संरचना को रेखांकित करने वाले वित्तीय ढांचे में निर्णायक योगदान देगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।